सांप्रदायिकता को सीधे आने में लाज आती है, इसलिए वो राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ लेती है। ये बात किसी और ने नहीं, मुंशी प्रेमचंद ने की। और जब इसका जिक्र मेरे पत्रकार दोस्तों ने किया तो मैं सोचने लगा कि ये बात मुंशी प्रेमचंद ने नहीं की होगी, और अगर उन्होंने ये बात कही है या ये बात उन्होंने लिखी है या ये उदाहरण उनका है तो उन्होंने आने वाला भविष्य देख लिया होगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं आज के इस दौर की कि मुंशी प्रेमचंद ने क्या कहा है। गौर दीजिए फिर से आप कि सांप्रदायिकता को सीधे आने में लाज आती है, इसलिए वो राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ लेती है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मुंशी प्रेमचंद ने क्या भविष्य देख लिया था? क्योंकि आज देश के अंदर जो सांप्रदायिकता का माहौल बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंदू और मुस्लिम की जो राजनीति कर रही है, क्या मुंशी प्रेमचंद इसके बारे में पहले से ही जानते थे या फिर उन्होंने 2023 के चुनाव को देख लिया था? और मैं आपसे ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जैसे जैसे देश के अंदर सांप्रदायिकता का माहौल बना रहेगा, वैसे वैसे बीजेपी को फायदा हासिल होता रहेगा। यानी कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का काम है कि नफरत के जरिए वोट बटोरना, सांप्रदायिकता के चलते वोट बटोरना। यानी जैसे जैसे सांप्रदायिकता बढ़ेगी वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ेगा। और इसके लिए मैं आज 3 मिसालें लेकर आया हूं। उन 3 मिसालों पर मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। पहली बात, वारिस पंजाब दी के अमृतपाल सिंह का किस तरह से पंजाब के अंदर उदय हुआ है। खुलेआम वो व्यक्ति कह रहा है कि उसका भारतीय पासपोर्ट हो जाने से वो भारतीय नहीं हो जाता, और लगातार मांग कर रहा है खालिस्तानी की। और इस पर पंजाब की आम आदमी पार्टी की भगवत मान सरकार जो है वो नतमस्तक है, खामोश है। दूसरी मिसाल है कि कर्नाटक चुनाव से ठीक पहले वहां पर सांप्रदायिकता की खिचड़ी पकाई जाने लगी है। सांप्रदायिकता का पूरा माहौल जो है वो भारतीय जनता पार्टी बनाने में लगी हुई है। और तीसरी बात कि जुनैद और नासिर की हत्या के आरोपी मोनू मानेसर के पक्ष में किस तरह से हरियाणा के अंदर अभियान चलाए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि हरियाणा के अंदर बाकायदा पंचायतें, महासभा पंचायतें लगी हुई हैं मोनू मानेसर के पक्ष में। अभियान चलाए जा रहे हैं, आंदोलन चलाए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि पुलिस अगर आएगी तो अपने पैरों पर, और जा नहीं सकती है वो अपने पैरों पर। यानी कि इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं मोनू मानेसर के पक्ष में। यानी कि देश के अंदर सांप्रदायिकता जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल खामोश हैं। मैंने बात की आपसे इन 3 मुद्दों की, तो यानी सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कर्नाटक की। आपकी स्क्रीन पर यह है रामचंद्र गुहा। इन्होंने एक लेख लिखा है, और उस लेख में इन्होंने फ्रांसीसी राइटर की एक किताब का जिक्र किया है। मैं बताना चाहूंगा कि वो फ्रांसीसी राइटर जैकी एसेज की एक किताब का जिक्र किया है रामचंद्र गुहा ने। किताब का नाम है एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर्स, यानी एट द कॉन्फ्लुएंस एंड 2 रिवर्स किताब का नाम है।
और लिखा है मुस्लिम एंड हिंदू साउथ इंडिया, यानी कि साउथ इंडिया में रहने वाले हिंदू और मुसलमान। उसी के दो लेखों का जिक्र रामचंद्र गोवा ने किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कर्नाटक के अंदर एक महापुरुष हैं, उनकी सालाना बरसी जो है वो बड़े धूमधाम से हिंदू भी मनाते हैं और मुसलमान भी मनाते हैं। नाम है उनका बिस्वानंद। यानी बिस्वानंद की बरसी जो है वो एक त्योहार के रूप में कर्नाटक के अंदर मनाई जाती है। और उनका ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, यानी फोटो में देख रहे हैं, ये उनका जो है वो कृषि यंत्र है, यानी भैंसा। तो लोग उनके जो रीति रिवाज के मुताबिक जो उनका त्योहार मनाते हैं, तो लोग अपने अपने, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब अपने अपने बैल और भैंसे लेकर वहाँ जाते हैं और बड़े धूमधाम से ये त्योहार मनाया जाता है। तो रामचंद्र गुहा ने इस लेख का बयान जो है वो साफ तौर पर लिख दिया और उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान जो है वो एकजुटता से बिस्मिल्लाह का जो है वो त्योहार मनाते हैं। अब बात मैं कर लेता हूं देश के यानी कर्नाटक के अंदर जो इस टाइम सांप्रदायिकता का माहौल बनाया जा रहा है और सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है। यानी कि जो बिस्वानंद, और उन्होंने एक लेख में ये भी लिखा है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कर्नाटक के अंदर कितने ऐसे मंदिर हैं और कितनी ऐसी मज़ारें हैं जहाँ पर हिंदू और मुसलमान सब साथ साथ जाकर पूजा प्रार्थना करते हैं। यानी कि ये खूबसूरती रही है कर्नाटक की, लेकिन सांप्रदायिकता के चलते भारतीय जनता पार्टी वोट बटोरने के चक्कर में इन लोगों को आपस में लड़ाना चाहती है और वहां पर एक सांप्रदायिकता का माहौल पैदा करना चाहती है। और मैंने आपको बताया कि हाल ही में कुछ समय के बाद कर्नाटक के अंदर चुनाव होने वाले हैं। कर्नाटक के अंदर जब चुनाव होने वाले हैं तब वहां पर सांप्रदायिकता का पूरा माहौल जो है वो तैयार कर दिया गया है और इसकी शुरुआत किसी और ने नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने की। उन्होंने टीपू सुल्तान का राग अलापा, यानी कि टीपू सुल्तान का नाम लेकर आप वहां के जो हिंदू हैं और मुस्लिम हैं वहां पर अराजकता का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं। आप जानते हैं कि टीपू सुल्तान का राग लापा जाएगा तो ऑटोमेटिकली ही वहां पर सांप्रदायिकता जो है वो बढ़ने लगेगी। मैं इसका जिक्र आपसे आगे कर, और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि हिंदू व्यापारियों से कर्नाटक के मुस्लिम व्यापारियों को फ़ायदा होता है और मुस्लिम व्यापारियों से जो है वो हिंदू व्यापारियों को फ़ायदा होता है। यानी कि एक खूबसूरती रही है। हालांकि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म जो है वो सामान्य तो नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न हैं, यानी कि दोनों को एक तरीके से नहीं देखा जा सकता। लेकिन दोनों धर्मों की अच्छाई ये है कि जब वो चाहे बिस्वानंद का त्यौहार हो, चाहे फिर वो जो लेख में जिक्र किया रामचंद्र गोवा ने कि कई मज़ारें या मंदिर हों कि जाकर साथ में पूजा पाठ करना और त्यौहार को मनाना, तो ये खूबसूरती रही है। लेकिन पहले ही मैं जिक्र किया था आपसे मुंशी प्रेमचंद का कि सांप्रदायिकता जब भी सीधे सामने नहीं आती है, सांप्रदायिकता जब भी आती है तो वो राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ लेती है। ठीक है, लेकिन मैं फिर बात करने लगा हूँ आपसे कि मैंने आपको बताया कि सांप्रदायिकता की जो शुरुआत है कर्नाटक के अंदर वो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने की। अमित शाह ने सीधे सीधे टीपू सुल्तान का राग अलापा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता असवंत नारायण ने क्या कहा। असवंत नारायण ने कहा कि सिद्धिरमैया को भी टीपू सुल्तान की तरह खत्म कर दो। यानी कि यही बयान
शर्म नहीं आती इस तरीके के बयान देते हुए कह रहे हैं कि सिद्दी रमैया को भी टीपू सुल्तान की तरह ख़त्म कर दो। आप सोचिए कि अगर यही बयान, इस तरीके के शब्द अगर किसी कांग्रेसी नेता ने इस्तेमाल किए होते तो अब तक वो जेल में जा चुका होता, कितने ऑब्जेक्शन उठ गए होते। लेकिन ये लोग कितनी भी गंदे अल्फाज बोलते रहें, कितने ही गलत बात करते रहें, कितना ही सांप्रदायिकता का माहौल पैदा करते रहें, लेकिन इनके ऊपर कोई भी उंगली उठाने वाला नहीं है। यानी कि कहते हैं कि सिद्दी रमैया की, टीपू सुल्तान की तरह सिद्दी रमैया को भी खत्म कर दो। और ये कौन बोलते हैं? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। अब मैं आपका ध्यान भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के अध्यक्ष नितिन कटील की तरफ खींचना चाहूंगा। उन्होंने अपने इस बयान में कहा है कि इस बार मुद्दा जो है वो विकास का नहीं है। देखा जाए तो उन्होंने के इन शब्दों से यही अर्थ निकलता है कि इस बार मुद्दा जो है वो रोड का नहीं है, नाली का नहीं है, नौकरी का नहीं है, इस बार मुद्दा है लव जिहाद। यानी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक इंसान जिसको रोजगार की जरूरत है, सड़कों की जरूरत है, नाली की जरूरत है, नौकरियों की जरूरत है, यानी कि आप उन सबको खारिज करके और कर्नाटक के अंदर एक सांप्रदायिकता का माहौल पैदा करने के लिए आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि मुद्दा जो है वो लव जिहाद है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसा करती रही है। आपको याद होगा कि कर्नाटक की खूबसूरती के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ समय तक वहां के मंदिरों के सामने, कर्नाटक के मंदिरों हों या फिर मज़ारों के सामने, वहां पर एक दूसरे धर्म के लोग वहां पर फूल बेचा करते थे। लेकिन मंदिरों के सामने वहां के मुस्लिम जो थे वो फूल बेचा करते थे। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी सांप्रदायिकता के चलते, यानी अपनी नफरती कूटी के चलते वहां पर सांप्रदायिकता फैलाने के लिए एक बिल लेकर आती है और वहां से लोगों को हटाने की कोशिश की जाती है और कहा जाता है कि ये लोग यहां पर फूल ना बेचें। आपको याद होगा कि किस तरीके से कर्नाटक के अंदर एकदम अचानक से हिजाब विवाद उठ जाता है। यानी कि ये पिछले 3 सालों में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक के अंदर बनी है, तब से इन 3 सालों में एक फिर विवाद जन्म ले लेता है, हिजाब, और कई लोगों की मौत हो जाती है वहां पर। यानी कि उस दंगे के चलते कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। उससे पहले भी वहां की मुस्लिम लड़कियां जो हैं वो हिजाब पहनकर जा रही थीं, स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, हिजाब पहनती थी। और मैंने 2 बड़ी बड़ी मिसालें आपके सामने दी हैं कि वहां की एकता को लेकर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, वहां पर एक ना एक तरीके से सांप्रदायिकता और अराजकता जो है वो फैलाने का जो है वो माहौल तैयार किया जा रहा है। लेकिन इसमें कोई छुट भइये नेता नहीं है, इसमें बड़े बड़े नेता शामिल हैं, चाहे वो देश के गृह मंत्री अमित शाह हों, चाहे वो अश्वंत नारायण हो, या फिर लव जिहाद की बात करने वाले नितिन कटील हों। मैंने आपको बताया कि देश के अंदर जो है वो सांप्रदायिकता का पूरा जो है वो माहौल तैयार किया जा रहा है। जैसे जैसे हम चुनाव के करीब बढ़ते जाएंगे ये मामले और तूल पकड़ते जाएंगे। अब मैं बात कर लेता हूं आपसे मोनू मानेसर, जो जुबैर और नासिर का हत्यारा है। उसके पक्ष में इस तरीके के आंदोलन चलाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पुलिस अपने पैरों पर आएगी लेकिन वापस नहीं जाएगी।
बड़ी बड़ी सभाएं, बड़ी बड़ी पंचायतें मोनू मानेसर के पक्ष में लगाई जा रही हैं, लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी तक के नेता जो हैं वो खामोश बैठे हुए हैं। पूरा हाल, यानी कि जो बयान मैंने कर्नाटक का किया, वो कर्नाटक से लेकर आप राजस्थान, हरियाणा, हर जगह का यही हाल है, क्योंकि अशोक गहलोत भी मोनू मानेसर को लेकर खामोश बैठे हुए हैं। जुबैर और नासिर के हत्यारे के खिलाफ अभी तक वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आने वाले समय में राजस्थान के अंदर चुनाव होना है, इसलिए वो पूरी तरीके से नरमी बरत रहे हैं। शर्म आनी चाहिए अशोक गहलोत जी आपको, कि अब भी आप वोटों की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा क्या है? मगर मुद्दा यही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश बैठे हुए हैं, कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक मोनू मानेसर के खिलाफ उन्होंने अभी तक एक बात या एक ट्वीट करके नहीं बोला कि कब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है कि ये मामला जितना ज़्यादा आगे तक जाएगा उतना ही सांप्रदायिकता का माहौल पैदा होगा, सांप्रदायिकता बढ़ेगी, जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी को फायदा हासिल होगा। लेकिन तरह तरह के आंदोलन चलाए जा रहे हैं। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा, आपकी स्क्रीन पर यह है बजरंग मुनि, जो लगातार मुसलमानों के नरसंहार की बात करता है, यानी कि नफरती बयान देता है। इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती, चाहे वो मोनू मानेसर हो, चाहे बजरंग मुनि हो। लेकिन अगर पवन खेड़ा या मनीष सिसोदिया अगर कोई सवाल कर लेते हैं, सीधा सीधा सवाल, तो उनके सामान्य बयानों के चलते उनको जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन बजरंग मुनि और मोनू मानेसर, इनके पक्ष में आंदोलन होते हैं, इनके खिलाफ कोई भी राजनीतिक दल जो है वो आवाज़ नहीं उठाता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वारिस दी के पंजाब के मुखिया अमृतपाल सिंह ने सीधे सीधे कहा कि गृह मंत्री अमित शाह सुधर जाएं, यानी कि हमारे देश के गृह मंत्री के लिए वारिस दे के पंजाब के मुखिया जो हैं वो सीधे सीधे कह रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि वो सुधर जाएं। और मिसाल क्या देते हैं, हमारे देश की शहीद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की मिसाल देते हुए कहते हैं कि देश के गृह मंत्री सुधर जाएं। यानी कि इस तरीके से धमकी दी जाती है और इस तरीके के शब्द बयान किए जाते हैं कि गृह मंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री के लिए बोला जाता है कि वो सुधर जाएं, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। जो व्यक्ति खुलेआम खालिस्तान की बात कर रहा है, यानी कि जो व्यक्ति साफ कह रहा है कि मेरा भारतीय पासपोर्ट हो जाने से मैं कोई भारत का नागरिक नहीं हो जाता, इनका उदय जो है वो कैसे हुआ मैं आपको बताऊंगा। और ये मुखिया कैसे बने मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। वारिस दी के पंजाब के जो मुखिया पहले हुआ करते थे वो दीप सिद्धू हुआ करते थे, जिनकी एक सड़क दुर्घटना में, सड़क हादसे के चलते उनकी मौत हो गई थी। और उनके फोटो आप देश के प्रधानमंत्री सन्नी देओल, देश के गृह मंत्री के साथ देख सकते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पवन खेड़ा, मनीष सिसोदिया अगर इस तरीके के, यानी कि सिर्फ सवाल करते हैं, यानी कि देश की जनता के पक्ष के सवाल करते हैं, तब उनको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन ये खुलेआम इंदिरा गांधी जी का नाम लेकर और सीधे सीधे डायरेक्ट गृह मंत्री से कहता है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी सुधर जाएं, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। और पंजाब की जो सरकार है, भगवत मान सरकार, वो अमृतपाल सिंह के सामने नतमस्तक दिखाई देती है।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अमृतपाल सिंह जो हैं पहले दुबई में रहा करते थे। पहले इनकी दाढ़ी मोछ कुछ नहीं हुआ करती थी, पगड़ी भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन एकदम इनके दिल में उपासना जागी सिख धर्म की सेवा करने की, और ये पहुंच गए साहब पंजाब। वहाँ पर जाकर इन्होंने पंजाब डीके का इन्हें मुखिया बना दिया गया। उसके बाद ये खालिस्तान की मांग करने लगे, लेकिन इससे फायदा जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को है। वो भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर अमृतपाल सिंह या मोनू मानेसर अगर इस तरह के काम करेंगे तो देश के अंदर सांप्रदायिकता का माहौल पैदा होगा। जब देश के अंदर सांप्रदायिकता बढ़ेगी तब कहीं ना कहीं बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी को फायदा हासिल होगा। लेकिन दोस्तों, आपको समझना है इस बीच का फर्क। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनको समझना है कि देश के अंदर जहर घोलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मेरे पास बहुत सारी मिसालें हैं जो मैं आपके सामने पेश करूं कि देश के अंदर सांप्रदायिकता का किस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है। मैंने आपको मिसाल दी कर्नाटक की, मैंने मिसाल दी आपको मोनू मानेसर की, और फिर अमृतपाल सिंह की। यानी देश के अंदर जिससे फायदा बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी को है, तो भारतीय जनता पार्टी उसको जेल नहीं भेजेगी, सोचेगी मामले को और तूल पकड़ लेने दिया जाए और सांप्रदायिकता फैलाई जाए। क्योंकि नितिन काटिल जैसे लोग कहते हैं कि मुद्दा कर्नाटक के अंदर विकास नहीं है, मुद्दा जो है वो लफ्ज़ जिहाद है। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ एक नफरत की राजनीति करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहती है। लेकिन आपको समझना है कि हमें किस तरफ जाना है, किस सोच से देश को आगे बढ़ाना है। यानी कि अगर हम इनके हिसाब से अगर चलेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था जो है वो खतरे में आ सकती है। क्योंकि ये लोग जो हैं वो देश की सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। चाहे फिर मैं आपसे बात करने लगूं बाबा रामदेव की, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे बाबा रामदेव जी हों, यानी कि ये तमाम वो लोग हैं जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि आपने देखा कि धीरेन्द्र शास्त्री आज तक पर बैठते हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, भारत के संविधान का जो है वो अपमान करते हैं। यानी कि भारत का एक ऐसा संविधान जो सर्वधर्म निरपेक्ष की बात करता है, भारत का वो संविधान, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, भारत का संविधान सबके हाथ मजबूत करने की बात करता है। और मैं एक बात और बता दूं कि अगर देश का संविधान जब खतरे में आएगा, ऐसा नहीं है कि इसका नुकसान सिर्फ एक मुसलमान को होगा, इसका नुकसान जो है भारत में रहने वाले हर एक नागरिक को होगा। इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा, आज नहीं तो कल करूंगा। भारत के संविधान को लेकर मैं चर्चा करूंगा आपसे, लेकिन बाद में लाला रामदेव की कर लेता हूं, जो अपने बयान के चलते कहते हैं कि मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ के हिंदुओं की लड़कियों को किडनैप करते हैं और आतंकवाद करते हैं। यानी कि साफ तौर पर जाहिर है कि इन सबको लगा दिया गया है देश के अंदर अराजकता का माहौल पैदा करने के लिए, यानी कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा, इनकी गंदी राजनीति को जानना पड़ेगा। रागिब मलिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। रागिब मलिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।